चिड़िया के अमरूद की खेती। लूसी और बंटी कई सालों से गांव के अमीर सेठ कड़कनाथ के यहाँ काम करते थे। बंटी सेठ कड़कनाथ के दानों की बोरियां उठाता और गांव भर में पक्षियों को घूम घूम कर बेचता था, और लूसी सेठ के घर के सारे कामकाज करती थी। लूसी और बंटी के 2 बच्चे थे, टुनटुनी और चुलबुली। लूसी और बंटी बेहद ईमानदार और मेहनती थे। वहीं उनका सेठ कड़कनाथ और उसकी पत्नी दोनों अहंकारी और घमंडी थे। आए दिन गरीबों का मजाक उड़ाना उनकी आदत थी। एक दिन सेठ की पत्नी बोली, अरे लूसी, ओ लूसी, कहाँ रह गई? जल्दी आ इधर। लूसी बोली, जी मालकिन, बोलिए क्या काम है? सेठ की पत्नी बोली, क्या बोलूं? 1 घंटे पहले ही मैंने तुझसे कहा था कि घर के काम का जल्दी निपटा कर आ मेरे पास। शाम का नाश्ता तो मैंने कुछ किया ही नहीं, लेकिन तू तो ठहरी काम चोर। तेरे कानों में मेरी आवाज नहीं जाती क्या? लूसी बोली, मालकिन, आज छोटे साहब का कमरा साफ करने में ज्यादा टाइम लग गया। उनका पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। सेठ की पत्नी बोली, अब बातें मत बना मेरे सामने, जल्दी कर। वो टेबल पर विदेशी अमरूद रखे हैं, उन्हें काट कर उनमें नमक डालकर लेकर आ मेरे पास। लूसी टेबल पर रखे विदेशी अमरूदों को उठाने लगी, लेकिन तभी सेठानी बोली, अरे सुन, रुक 1 मिनट। वो विदेशी अमरूद, तू मत छू उन्हें, मैं ही उठाती हूँ। सेठानी ने पॉलिथिन में से 2 बड़े बड़े अमरूद निकाले और लूसी को दे दिए। विदेशी अमरूद ताजे ताजे थे और चमक रहे थे। उन्हें देखकर लूसी बोली, वाह मालकिन, ये तो एकदम ताजे अमरूद हैं। आप यहीं बैठिए, मैं अभी इन्हें काट कर लाती हूँ। सेठ की पत्नी बोली, नहीं, रहने दे। तू इन विदेशी अमरूदों को हाथ लगाए और ये मैला हो गया तो? इस एक अमरूद की कीमत 300 रुपए है। सऊदी अरब से मंगवाए हैं मेरे पति ने, खास मेरे लिए। हाँ, लेकिन लूसी, तुझे अगर दूर से देखना है तो देख ले। वैसे भी तेरे पूरे परिवार ने आज तक ऐसे अमरूद कभी देखे भी नहीं होंगे। ऐसी बात मत कहिए मालकिन, मेरे बाबा अमरूद की खेती करते थे। अपने बचपन में मैंने खेत के ताजे ताजे पके हुए अमरूद खाए हैं। सेठ की पत्नी बोली, रहने दे। खेत के मामूली अमरूद और विदेश से मंगाए अमरूदों के बीच क्या फर्क? तू क्या समझे लूसी? चल अब बातें बनाना बंद कर और जाकर बचे हुए काम खत्म कर। लूसी चुपचाप बचे हुए बाकी के काम को खत्म करके अपने घोंसले में चली गई। ये सेठानी की आदत थी। वो अपने से नीचे वालों को नीचा दिखाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती थी। हालांकि लूसी अपनी मालकिन को कुछ बोल तो नहीं पाती थी, लेकिन मालकिन की आए दिन ऐसी खरी खोटी सुनकर उसका मन भी उदास हो जाता था। घर पर लूसी के पति बंटी ने पहुंचकर देखा कि उसकी पत्नी का चेहरा लटका हुआ था। बंटी बोला, क्या हुआ भाग्यवान, आज किस बात पर मालकिन ने ताने मारे? नहीं जी, मुझे दूसरों की नकारात्मक बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस अपने पति और बच्चों को खुश देखना है। बंटी बोला, भाग्यवान, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे पता है कि आज भी तुम्हें मालकिन ने कुछ तो कहा है जिससे तुम्हारा मन उदास है। वो कुछ नहीं, बस मालकिन ने विदेश से मंगवाए हुए ताजे ताजे अमरूदों के चलते मुझे खरी खोटी सुना दी। पर कोई बात नहीं, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे अब तो मुझे इन सब की आदत पड़ गई है। विदेशी अमरूदों का नाम सुनकर बंटी भी चुप हो गया, क्योंकि वो चाह के भी विदेशी अमरूद जैसी महंगी चीज नहीं खरीद सकता था। बहुत मुश्किल से तो उसका परिवार 2 वक्त की रोटी खा पाता था। लूसी उदास मन से ही चुपचाप वहां से उड़कर घोंसले से बाहर आंगन में जाकर बैठ गई। तभी वहां एक बूढ़े बाबा आए और अपनी खाली पोटली लूसी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, बेटी, तेरी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस बुढ़े वृद्ध के लिए जो भी थोड़ा बहुत खाने के लिए बचा कुचा है तो दे दे बेटी, दे दे। लूसी बोली, खाना तो मैं दे दूंगी बाबा, लेकिन मेरी मनोकामना तो शायद ऊपर वाला भी पूरा न कर पाए। ये कहकर लूसी अपने घोंसले में गई और बूढ़े बाबा के लिए ताजी ताजी सब्जी और गरम गरम रोटियां बनाकर लाई। बूढ़े बाबा ने लूसी से खाना लिया और बोले,
ऐसा नहीं है बेटी। ऊपर वाला चाहे तो समय की चालों को ही बदल सकता है। जिस तरह तूने इस वृद्ध की भूख मिटाई है, ठीक उसी तरह ऊपर वाला तेरी सारी मनोकामनाओं की भूख भी मिटाएगा। बूढ़े बाबा ने वहीं बैठकर चाव से भोजन किया। लूसी भी वहीं बाहर बैठकर बाबा को भोजन करते हुए देख रही थी। भोजन करने के बाद बाबा ने अपनी पोटली में से एक पैकेट निकालकर लूसी को देते हुए कहा, ये ले बिटिया, इसे अपने पास रख और ध्यान रहे, समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न चल रहा हो, संसार की बाकी चीजों की तरह खराब समय का भी अंत आता ही है और तब सिर्फ खुशियां होती हैं, खुशियां। लूसी को पैकेट देने के बाद बूढ़े बाबा वहां से चले गए। लूसी ने अपने घोंसले में जाकर पैकेट खोलकर देखा तो उसमें कुछ बड़ी चीज थी। लूसी ने अपने पति बंटी को ये सारी बातें बताईं। वो बोली, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, इन बीजों का करना क्या है? आखिर बाबा ने ये बीज हमें क्यों दिए होंगे जी? बंटी बोला, भाग्यवान तुम भी ना, हर चीज में इतना क्यों सोचने लगती हो? अब ये बीज हैं तो इन्हें घोंसले के पीछे वाली जमीन पर बोआओ। बीज का हम और क्या कर सकते हैं? लूसी ने ऐसा ही किया और उसके आसपास घोंसले के पीछे जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसमें वो उन बीजों को बोकर आई। कुछ ही दिनों में वहां कुछ पेड़ उगे, जिन्हें देखकर चुलबुली अपनी माँ से बोली, माँ माँ देखो ना, बाहर कितने सारे पौधे उगाए हैं। लूसी ने अपनी बेटी की बात सुनी और वो उड़ते हुए बाहर निकली तो देखा कि जहां पर उसने कुछ दिनों पहले बीज डाले थे वहां कई सारे पौधे निकले हुए हैं। सारे पौधे आम पौधों से थोड़े अलग चमक रहे थे। हाँ चुलबुलिया, ये पौधे तो काफी चमक रहे हैं, लेकिन लगता है बूढ़े बाबा ने जंगल से किसी खुशबूदार फूल का बीज ला कर दिया होगा। तुम दोनों बहनें इन्हें तोड़ना मत, कुछ दिनों की देखभाल के बाद ये पौधे बड़े हो जाएंगे। देखते हैं कि इनमें से कौन सा फूल निकलता है। कुछ दिन और बीत गए और लूसी के कहे अनुसार उन पौधों में सुंदर सुंदर फूल भी उगने लगे। अचानक एक दिन तेज हवा में एक पौधा टूट गया। वहीं खड़ा बंटी लूसी से बोला, भाग्यवान, ये पौधा तो हवा की झोंक में टूट गया, लेकिन लगता है कि इसकी जड़ें सही सलामत हैं। एक काम करता हूँ, इसे उखाड़ कर दूसरी जगह लगा देता हूँ। ऐसा कहकर बंटी आसपास की मिट्टी खोदकर पौधे की जड़ों को निकालने लगा और फिर जो उसने देखा वो दंग रह गया। पेड़ की जड़ों में बड़े बड़े 4 अमरूद लगे थे। लूसी बोली, हैं? अमरूद भी भला कहीं जड़ में लगते हैं? मुझे तो ये कोई मायावी अमरूद लगता है। बंटी ने उसी समय उनमें से एक अमरूद को काटा और देखा कि उसके अंदर तो चमकीले हीरे भरे हुए थे। लूसी ने उन हीरों को उठाया और बोली, ये तो हीरे हैं जी, ये तो हीरे हैं। बंटी बोला, क्या कह रही हो भाग्यवान? अगर ये हीरे हैं तो फिर हमारा भाग्य ही बदल जाएगा लूसी। लूसी बोली, अब समझ में आई मुझे बूढ़े बाबा की बात। लगता है ऊपर वाले खुद बूढ़े बाबा के भेष में हमारी परीक्षा लेने आए थे, या फिर वो बाबा ही मायावी थे। आप मुंह खोलकर मुझे देखते ही रहोगे या बाकी के पौधों की जड़ों से भी अमरूद निकाल कर उन्हें देखोगे? लूसी, बंटी और उनकी दोनों बेटियां चारों ने मिलकर सारे पौधों से पहले अमरूद निकाले और फिर उनके अंदर के सारे हीरों को निकाला। लूसी और बंटी ने उन पौधों के फूलों से और बीजों से हीरे वाले अमरूद की खेती शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में उनका पूरा परिवार जंगल के सबसे बड़े और आरामदायक बंगले में रहने लगा। अब लूसी और बंटी के पास इतना पैसा था कि वो सेठ कड़कनाथ जैसे पक्षियों को अपने घर पर नौकर बनाकर भी रख सकते थे। दोस्तों, आज नहीं तो कल समय तो बदलता ही है, लेकिन हर परिस्थिति में हमें मुस्कुराते रहना चाहिए। रात के 10 बज रहे थे। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। टुने ने अपनी दोनों बेटियों को खाना खिला दिया था। बड़ी बेटी खाना खाकर ऊपर बेड पर सो गई थी और चुनी की 4 साल की बेटी पिंकी माँ के गोद में लेटी हुई है और चिड़िया माँ उसे लोरी सुना रही है। सो जा पिंकी सो जा, लाल पलंग पर सो जा, मम्मी डैडी आएंगे, ढेर खिलौने लाएंगे, सो जा पिंकी सो जा।
माँ की लोरी सुनकर पिंकी भी सोने लगती है। यह देखकर टुनी भी अपनी बेटी के बगल में सोने की तैयारी करने लगी। तेज बारिश और बिजली की आवाज के कारण टुनी को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसके दरवाजे को कोई बहुत जोर जोर से पीटने लगा। टुनी, सुन रही है तू? दरवाजा खोल, दरवाजा। तेज आवाज सुनकर टुनी का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जैसे तैसे डरते हुए दरवाजा खोलती है तो देखती है कि उसका मकान मालिक सेठ करकनाथ 3 चीड़ों के साथ बाहर बारिश में छाता लेकर खड़ा है। क्यों री, क्या कर रही थी तू? मुझे इतना इंतजार करना पसंद नहीं, समझी? मालिक, मैं अभी सोई थी, लेकिन मैंने जैसे ही आपकी आवाज सुनी, मैंने तुरंत दरवाजा खोल दिया। टुनी की बातों को सुनकर करकनाथ सेठ ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ ठीक है, ज्यादा बातें मत बना और फटाफट अपने 3 महीनों का किराया निकाल। टुनी ने 100 के 4 नोट करकनाथ को दे दिए और टुनी करकनाथ के पैरों पर गिर गई। 100 के 4 नोट को देखकर करकनाथ का दिमाग गर्म हो गया। ये कितने दे रही है तू मुझे? 400 रुपए? दिमाग खराब हो गया है तेरा? 3 महीने का किराया 4000 रुपए है और तू मुझे 400 रुपए दे रही है? बाहर तेज आवाज सुनकर टुनी की दोनों बेटियां जग गईं और डर कर अपनी माँ से लिपट गईं। टुनी करकनाथ के सामने रोने लगती है। साहब, अभी मेरे पास जितने पैसे हैं मैं वो सब आपको दे दिए। मैं जल्द ही आपके बाकी के पैसों को भी चुका दूंगी। कृपया करके इस विधवा पर थोड़ी दया करिए साहब, थोड़ी दया करिए। धंधे में कोई दया बया नहीं होती है टुनी। बात कुछ नहीं, अभी सारे पैसे दे वरना अपनी दोनों बेटियों को लेकर निकल जा मेरे मकान से। टुनी के पास पैसे थे नहीं। वो लाख गिड़गिड़ाई, लेकिन सेठ का कलेजा पत्थर का था। तेज आंधी तूफान में उसने टुनी और उसकी दोनों मासूम बेटियों को बाहर निकाल दिया। टुनी की छोटी बेटी पिंकी अपने मृत पिता की तस्वीर को उठाकर साथ ले जाने लगी तो करकनाथ ने उसके हाथ से उस तस्वीर को छीन लिया। पगली लड़की, बोला था ना किसी भी सामान पर हाथ मत लगाना। और ऐसा कहकर उसने पिंकी से उसके मृत पिता की तस्वीर को लेकर जोर से फेंक दिया, जिससे उसकी पिता की तस्वीर चकनाचूर हो गई। टुनी और उसकी दोनों बेटियों को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन वो कहते हैं ना कि पैसे वाले लोगों के आगे गरीब सिर्फ दुख सह सकता है। तेज आंधी तूफान में टुनी अपनी दोनों बेटियों के साथ सड़क पर चलने लगी। टुनी लगातार रोए जा रही थी। माँ, अब हम लोग कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे और कहाँ रहेंगे माँ? टुनी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोती रही। थोड़ी देर में बारिश रुक जाती है। टुनी अपनी बेटियों के साथ सड़क किनारे ही सो गई। अगले दिन टुनी अमीर सेठ सेठानियों के घर में बर्तन धोना और झाड़ू पोछा लगाने का काम करने लगी। पूरे दिन उसने काम किया। उस रात भी वे सभी सड़क किनारे ही बैठे हुए थे। दिन भर की कमाई के पैसों से रोटी और सब्जी उन्होंने खरीदी थी। माँ, मिर्ची चली गई मुंह में, बहुत तीखा लग रहा है। रुक रुक, मैं अभी पानी लेकर आती हूँ। नहीं माँ, तू यहीं रुक, सारा दिन काम करके तुम थक गई हो। मैं पिंकी को रोड के उस पार वाले नल से पानी पिलाकर लाती हूँ माँ। अच्छा ठीक है बेटा, मेरे लिए एक बोतल पानी लेते आना। दोनों बहनें साथ में रोड के उस पार पानी लेने चली जाती हैं। दोनों ने नल से बोतल में पानी भरा और पिंकी ने पानी पी लिया। अब अच्छा लग रहा है, बहुत तीखी मिर्च थी दीदी। चलो अब माँ के पास चलो। कहते हैं किस्मत खराब होती है तो आप सो रहे होंगे तब भी आपके साथ कुछ बुरा ही हो जाएगा। कुछ ऐसा ही टुनी के साथ होने वाला था। वो सड़क किनारे बैठी हुई थी, तभी भूखेबाज ने उस पर पीछे से हमला कर दिया, जिससे टुनी की वहीं दर्दनाक मौत हो जाती है। पिंकी, बेटी, बेटी, बेटी तुम दोनों ठीक से रहना बेटी। माँ की आवाज सुनकर दोनों भागी भागी वहाँ पहुँचती हैं, लेकिन तब तक टुनी जा चुकी थी। माँ पानी पी लो, माँ पानी पी लो, उठो ना माँ, उठो। माँ के जाने के बाद दो छोटी बच्चियों के कंधे पर एक ऐसा बोझ विधाता ने दे दिया था जिसे उठाने के लायक दोनों में से कोई भी नहीं थी। एक रात की बात है, वो दोनों सड़क किनारे लेटी हुई थीं। दीदी, हम दोनों ऐसे सड़क किनारे लेटे हुए हैं, क्या हम दोनों को भी बाज उठाकर ले जाएगा? क्या हम दोनों भी मर जाएंगे? दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आती है। बड़ी बहन उठकर पिंकी के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। नहीं बहना, ऐसा कुछ नहीं होगा, हम अपना घर बनाएंगे। हाँ दीदी, मुझे घर में रहना है, या सड़क पर नहीं। बड़ी बहन चिंकी ने कह तो दिया था कि वो अपना घर बनाएगी, लेकिन कैसे? घर बनाना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। दोनों बहनों ने कबाड़ बेचने का काम शुरू कर दिया। दोनों बहनें सारा दिन कबाड़ उठाती, कभी सड़क किनारे तो कभी बस स्टेशन पर, और दिन भर के जमा कबाड़ को कबाड़ी वाले को बेच देती। एक दिन जब दोनों बहनें कबाड़ बेचने के लिए गई तो वहाँ एक ग्राहक आया।
अरे टुन्नू सेठ, सुना है कबाड़ बेच बेच कर बहुत पैसा छापा तुमने। सुना है तुमने फिर से नया मकान खरीदा है। कबाड़ से मकान, ये बात बड़ी बहन की जहन में घूमने लगी। उसने सोचा कि जो बोतल वो इकट्ठा करती है उनमें से कुछ वो बेच दे और बाकी की बोतल से अपना प्लास्टिक बॉटल हाउस बनाए। उन दोनों बहनों ने जमा की हुई प्लास्टिक की बोतल से अपना घर बनाना शुरू कर दिया और कड़ी मेहनत के बाद दोनों ने अपना घर बनाकर तैयार कर लिया। ले बहना, अब हमारा प्लास्टिक बॉटल हाउस तैयार हो गया है। अब यहाँ पर कोई मकान मालिक हमें तंग करने नहीं आएगा और यहाँ बाज भी हमें नहीं देख पाएगा। दोनों बहनें अब उसी घर में रहती हैं और दिन में कबाड़ बेचने का काम करती हैं। उन्होंने इस समाज में निडर होकर जीना सीख लिया है।